नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी के बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम लेके आए हुए हैं ये लिखित टाइप के आपके पेपर के लिए है। जिन भी विश्वविद्यालय में आपका रिटन का पेपर होगा, लिखित का एग्जाम होगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पिछले बच्चों हम 3 वर्षों के जो भी यूनिवर्सिटी लिखित का पेपर कराती थी, जिसमें बलिया विश्वविद्यालय, अवध यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस बार तो इसका पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव कराएगी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सहेल यूनिवर्सिटी, CCSU। तो इन सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया और साथ में आपका जो सिलेबस है उसमें से भी सारे क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया हुआ है। अब ऐसे कह सकते हो कि ये जो हमारी बच्चों क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, उन सभी को उठाकर क्लास हम करा रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, यही मेरी आप जो है कंप्लीट क्लास देख लोगे तो 90 से 95% पेपर आपका इसी से आपका कवर हो जाएगा। नहीं कोई भी क्लास इसके अलावा आपको देखने की बिल्कुल भी आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर बच्चों साइकोलॉजी का है, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पेपर के नेम आपको देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक रिसर्च, मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पेपर का नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। इसमें बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम सेक्शन 1 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो कि इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च मेथड क्या है, मतलब शोध या फिर रिसर्च। देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ सकता है इसके पर्यायवाची करके, जैसे कि यहाँ से जैसे कि शोध पूछा है, या फिर पूछ लेगा कि शोध किसे कहते हैं। ठीक है, शोध विधियाँ क्या हैं, या फिर पूछ लेगा कि अनुसंधान क्या है। दोनों बच्चों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, दोनों का उत्तर जो है सेम ही रहेगा। तो अनुसंधान क्या है बच्चों, शोध क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। देखो बच्चों, जो अनुसंधान जो शब्द है ये, इसको अंग्रेजी में हम क्योंकि रिसर्च कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है री प्लस जो है सर्च, मतलब जो है री का मतलब होता है पुनः या फिर बार बार, और सर्च का मतलब होता है बच्चों खोजना या फिर ढूंढना। तो अंग्रेजी का यह शब्द बच्चों बोध की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंध में प्रदत्त को एकत्र करता है। ठीक है, उसके आंकड़ों को, और तथा उसी के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। इसी को बच्चों अनुसंधान कहते हैं। मतलब जब ऐसे कह सकते हो बच्चों कि अनुसंधान क्या है, जैसे कि कोई शोध करता होता है, तो कोई जब एक्सपेरिमेंट करता है, कोई प्रयोग करता है, तो जाहिर सी बात बच्चा वो बार बार उसमें 1-2 बार जरूर उसको जो कि रिसर्च करेगा उस पर। ठीक है, तो उसको बार बार जो देखता है, जानकारी को एकत्र करता है, निष्कर्ष निकालता है, तो इसी को बच्चों हम अनुसंधान कहते हैं। और भी आगे लिखा हुआ है कि अनुसंधान बच्चों एक प्रक्रिया है जिसमें प्रदाताओं के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान जो है ज्ञात किया जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हो जाहिर कि मान लो कोई आप चीज़ कर रहे हो, तो उसमें जो बार बार उसको आप जो है जांच करोगे उसके बारे में। ठीक है, तो उसकी जो भी कमियां हैं वो उभर के आएंगी सामने। तो क्या होता है, अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदाताओं के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान जो है ज्ञात किया जाता है। उसके बाद है अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम और योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हैं। और भी आगे लिखा हुआ कि अनुसंधान में नवीन तत्वों की खोज की जाती है और नवीन शक्तियों का प्रतिपादन भी जो है किया जाता है। यहाँ से अगली परिभाषा जो कि हमारे विद्वान हैं, जो कि LD रेडमैन ये लिखे हैं, ये कहते हैं कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। ठीक है, मतलब जो है नया ज्ञान करने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम एक प्रयास करते हैं, ठीक है, इसी को हम जो है अनुसंधान कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि PM ट्रेवलर्स लिखते हैं, ये कहते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। मतलब जो है जैसे कि इसमें शैक्षिक से संबंधित इन्होंने परिभाषा दी है कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है, शिक्षा से संबंधित अनुसंधान है।
उसके जो है कह सकते हो रिसर्च है, शोध है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि टीसी जो कि क्रॉफर्ड लिखे हैं कि अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। तो भैया सभी का कहना मतलब वही है कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान बच्चों जो है किसी के द्वारा या फिर कह सकते हो जो शोध करता है उनके द्वारा जब बार बार की कोई चीज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है, उसी का अनुसंधान कहते हैं हम। आगे यहाँ से मैक ग्रेथ तथा जो वाटसन ने लिखा है कि अनुसंधान बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और उसके निष्कर्ष की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशील बना सके और समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उसको जो है हल कर सके, उसी को हम जो अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अनुसंधान की विशेषताएं बताइए, अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी विशेषता अब यहाँ से देख लीजिए। पहले इसकी विशेषता है अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। उसके बाद दूसरी विशेषता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान मतलब जो है नया जो ज्ञान है उसकी वृद्धि एवं विकास जो है किया जाता है इसके माध्यम से। अगली विशेषता कि शोधकर्ता का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। शोध प्रबंध का मतलब होता है जो उसकी व्यवस्था होता है, जो उसका मैनेजमेंट होता है। मान लो कोई आप जो है कार्य जब करवाते हैं तो उसकी व्यवस्था पहले करते हो, तो इसके द्वारा शोध प्रबंध भी तैयार किया जाता है। उसके बाद है कि अनुसंधान के द्वारा या तो किसी तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन जो है किया जाता है। मतलब जो है अनुसंधान के द्वारा इसमें कहा गया बच्चों या तो नए तत्वों की खोज की जाती है या फिर कोई पहले से ही तत्व है प्राचीन से उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है। फिर अगली इसकी विशेषता है अनुसंधान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों से नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब जो है इसकी जो विशेषता अगली पांचवी है, इसमें एक जो कि लिखा है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में प्राथमिक और जो माध्यमिक जो स्रोत है, ठीक है, इनसे प्राप्त जो आंकड़े हैं इनसे जो है नए ज्ञान जो है प्राप्त किया जाता है इनके माध्यम से। फिर है कि इसमें जो है विश्वसनीय वैध प्रवृत्तियों को जो है प्रस्तुत किया जाता है। सातवीं फीस की विशेषता है कि शोध कार्य में गुणात्मक तथा प्रणात्मक प्रदत्त की व्यवस्था की जाती है और उसका जो विश्लेषण करके निष्कर्ष भी जो है निकाले जाते हैं। तो ये थे बच्चों इनकी विशेषताएं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि शोध विधियाँ क्या है, जो कि मैंने अभी आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। फिर है कि ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, मेथड क्या है, अवलोकन विधि क्या है, इसको हम कराएंगे। फिर है कि बच्चों चर क्या है, चर किसे कहते हैं, चर के प्रकार को हम समझाएंगे। फिर मध्यमान क्या है, देखो माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके बारे में हम आपको समझाएंगे। सहसंबंध क्या है बच्चों, 100% आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर है कि जो परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है, उसकी विश्वसनीयता से आप क्या समझते हो, तो इन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मापन क्या है इसको समझ लीजिए। देखो मापन जो कि शब्द से ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी जो है कह सकते हो राशि को संख्या के रूप में व्यक्त करना, इसी को मापन कहते हैं। तो यहाँ से वही चीज़ लिखा हुआ है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही हम जो है मापन कहते हैं। तो मापन मूलतः बच्चों तुलना करने की एक प्रक्रिया है और इसमें जो किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है और इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक जो है कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। उदाहरण के लिए हम जो है कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 जो है मीटर है, तो हम जो है उस पेड़ की ऊंचाई की जो है तुलना 1 मीटर से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है मीटर क्या है बच्चों, एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई या जो है दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसी प्रकार समय का मात्रक जैसे कि सेकंड है, द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम है। तो इस तरह से किसी संख्या को, किसी वस्तु को, किसी भौतिक राशि को संख्याओं में व्यक्त करना,
इसी को हम मापन कहते हैं। यहाँ से कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, जैसे कि एस जो कि स्टीवेंस लिखे हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मतलब बच्चों अब एकदम सिंपल शब्दों में हम कहें तो मापन क्या है, जैसे कि कोई चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि कितने लीटर ये तेल है, या फिर ऐसे कह सकते हो कितने दर्जन केले हैं, तो संख्याओं में व्यक्त करना, इसी को हम मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि हेल्म स्टैंडर्ड जी लिखे हैं, ये कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है और जिसमें जो किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकन जो है वर्ण होता है। मतलब जो है इनका भी कहना मतलब वही है कि किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित जो विशेषताएं हैं उसका आंकिक वर्णन होता है, अंकों में वर्णन होता है। जैसे कि कोई मजदूर जो है कोई कार्य कर रहे हैं तो कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो किसी कार्य को व्यक्तियों के द्वारा या फिर किसी पदार्थ की मात्रा को अंकों में व्यक्त करना, इसी को हम मापन कहते हैं। तो आशा करता हूँ मापन आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो चर क्या है, सबसे पहले हम चर की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद चर के प्रकार, एग्जाम में पूछता है कि चर किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी विवरण कीजिए। तो सबसे पहले वेरिएबल जो हैं जिसको हम परिवर्ती या फिर चर कहते हैं, ये क्या है इसकी परिभाषा को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चर क्या है बच्चों, प्रयोगों को संपन्न कराने के लिए, मतलब जो है जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उनको संपन्न कराने के लिए, पूर्ण कराने के लिए उपकल्पना का सहारा लिया जाता है। उपकल्पना क्या है बच्चों, शोध का सहारा लिया जाता है। उपकल्पना को बच्चों हम शोध कहते हैं। तो उपकल्पना का सहारा लिया जाता है और उपकल्पना को तत्वों के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो उपकल्पना होता है, ठीक है, जो शोध होता है, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, कहोगे तत्वों के द्वारा। और ये तत्व ही, ये जो तत्व होते हैं, इसी को हम परिवर्त या जो है चर कहते हैं। ठीक है, चर की जो है विशेषता यह है कि उसे जो है समस्यागत परिस्थितियों में पृथक किया जा सकता है। प्रयोग विधि में समस्या का प्रत्येक अंग चर के रूप में प्रकट होता है। मतलब जब ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि चर क्या है, चर जो है उपकल्पना के लिए जो कोई एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, तो उपकल्पना का जो सहारा लिया जाता है, तो उपकल्पना जो शोध होता है, इसके तत्वों के द्वारा इसको बनाया जाता है और यही जो तत्व होते हैं इसी को हम परिवर्त या चर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि पोस्टमैन लिखते हैं कि चर वह लक्ष्य गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से जो कि एल एडवर्ड लिखे हैं कि चर से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु से है जिसका हम निरीक्षण करते हैं। ठीक है, और उसका जो है वर्गीकरण भी जो है किया जा सकता है, इसी को हम चर कहते हैं। यदि हम बहुत ही बच्चों कम शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान में चर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें जो है बदला जा सकता है, जिसमें चेंजेस किया जा सकता है, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसी को हम चर कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी का कहना मतलब वही है। और यहाँ से भी परिभाषा अगली लिखी हुई है डी अमेटो के अनुसार कि किसी घटना का मापक योग्य गुण जो है चर कहलाता है। मतलब कोई जो घटना होती है, कोई इवेंट होती है, तो उसकी जो माप की जाती है, तो मापक योग्य जो गुण होते हैं, जो एबिलिटी होती हैं, वही जो है चर कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि चर जो है वह गुण है जिसका हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और जिसमें बच्चों हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसी को हम चर कहते हैं। अब यहाँ से चर के प्रकार भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चर के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि स्वतंत्र जो है चर, इसका पहला प्रकार है। तो स्वतंत्र चर बच्चों वह तत्व है जिसे प्रयोगकर्ता निरीक्षण की गई घटनाओं या तत्वों के मध्य ज्ञात करने के लिए घटाता है या फिर बढ़ाता है। इसके लिए स्वतंत्र रहता है प्रयोगकर्ता, इसी को हम स्वतंत्र जो है चर कहते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि स्वतंत्र चर पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है एवं प्रयोगकर्ता उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसको तोड़ मरोड़ उसमें कर सकता है, तो उसे हम स्वतंत्र चर जो है कहते हैं। मतलब प्रयोगकर्ता को इसमें पूरी आज़ादी होती है, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। दूसरा बच्चों इसमें जो
इसका प्रकार है आश्रित चर है। आश्रित बच्चों चर प्रयोगात्मक स्थिति पर आश्रित होता है और इस पर जो है परिस्थिति का प्रभाव जो है पड़ता है। यदि हम सरल शब्दों में बच्चों हम कहें तो ये जो है स्वतंत्र चर के जो है ये विपरीत है, क्योंकि स्वतंत्र में जो चर होता है इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है ये जो स्वतंत्र रहता है उसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए। लेकिन आश्रित चर में बच्चों जो होता है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है प्रयोगकर्ता का कोई भी जो नियंत्रण नहीं होता है इसमें परिवर्तन करने का, चेंजेस करने का, ठीक है। तो इसको हम आश्रित जो है चर कहते हैं। उसके बाद बच्चों है मध्यवर्ती चर है। ये जो है वे चर हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं और शुद्ध जो परिणाम ज्ञात करने के लिए इनको नियंत्रित जो है रखना अति आवश्यक है। उसके बाद है चौथा इसका जो प्रकार है जैविक चर है, ठीक है। जीव से संबंधित भौतिक तथा दैहिक विशेष में जो कि उसे प्रभावित करती है ये आपके जैविक चर कहलाते हैं। फिर है मात्रात्मक चर है। मात्रा युक्त विशेषताओं वाले चरों को मात्रात्मक जो है चर कहते हैं, मतलब जो है मात्रा युक्त विशेषता वाले जो चर होते हैं मात्रात्मक आपके चर कहलाते हैं। फिर है गुणात्मक चर, वे चर जो कि गुण का बोध करते हैं या फिर कराते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके प्रकार। चलिए यहाँ से बच्चों अगला आपका जो क्वेश्चन है कि मध्यमान किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए जल्दी से बच्चों। मध्यमान निकालने को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो ये तीनों में से बच्चों जो कि आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मध्यमान क्या है जिसको माध्य भी कहते हैं, इसको समझ लीजिए। तो मध्यमान को बच्चों अंकगणितीय औसत भी जो है कहा जाता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए बच्चों अंकों के वितरण के समस्त जो अंक होते हैं उनको जोड़ा जाता है, फिर उनकी जो संख्या है उससे भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम मध्यमान कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, वितरण दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 आपका 5, तो इन सभी को जोड़ लो, ठीक है। ये तीनों को जोड़ोगे तो 6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 6 ये हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें जोड़ दोगे 10 हो जाएगा और ये जो है 5 15 हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी है, 15 है इनको जोड़ने पर। और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 से हम इसको बच्चों भाग दे देंगे, तो 5 से 15, तो ये जो 3 निकल के आया इसी को हम मध्यमान कहते हैं। ऐसे भी बच्चों कह सकते हो कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसी को हम जो है मध्यमान कहते हैं। इसमें ही सूत्र लगता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसी को बच्चों जो हम मध्यमान कहते हैं। तो ये आपको सूत्र बच्चों लिख देना है, ऑटोमेटिक एग्जामिनर जो समझ जाएगा, आपको नंबर दे देगा। अब यहाँ से इसकी परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, लेकिन कोई इतनी विशेष आपकी हार्ड परिभाषा भी नहीं है। जैसे कि गैरेट लिखते हैं कि विभिन्न जो प्राप्तांकों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो मान होता है वही आपका मध्यमान कहलाता है, ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि ग्लेटमैन लिखे हैं कि मध्यमान सभी प्राप्तांकों का अंकगणितीय औसत है, ठीक है। यही भी तो आपको निकालना है। अब यहां से बच्चों अब इसमें मध्यमान की हम गणना कैसे करते हैं, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि इसको हम निकाले कैसे, तो वही चीज बच्चों इसमें दिया हुआ है। जैसे कि एक आंकड़ा इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 50 60 70, इसके बाद 40, इसके बाद आपका 30, ये प्राप्त अंक है 5 विषय के जो कि छात्रों ने इसमें अंक प्राप्त किए हैं। किसी ने 50 पाए हैं अंक, मतलब जो है मार्क्स मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 70 मिले हैं, किसी को 40 जो है मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, किसी को 30 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इनका हम मध्यमान किस तरह से निकालेंगे बच्चों, तो पदों का योग बटे की पदों की संख्या, तो इन सभी को बच्चों हम जोड़ लेंगे तो ये जो है 250 बनेगा, 250। और कितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि 5 विद्यार्थी हैं, तो सिंपल से बच्चों फंडा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो इसको चुपचाप आपको काट देना है, आपका जो है निकल आएगा। तो जो है 25 आपका हो जाएगा। तो कितना बच्चों प्राप्त होगा, कहोगे 50, तो 50 बच्चों जो प्राप्त हुआ है इसी को हम मध्यमान औसत कहते हैं। इतना आपको जो है इस तरह से आपको 1 2 एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है।
अब इसमें अगला जो क्वेश्चन आया है बहुत ही मोस्ट आपका पावरफुल आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आपके बनेगा कि सह संबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए, इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो हम बहुत ही विस्तार से इस क्वेश्चन को कराएंगे। तो सह संबंध की बच्चों उत्पत्ति जो है कोरिलेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसमें जो है हम दैनिक या व्यवहारिक जीवन में दो या अधिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन जो है करते हैं। इसमें जो है दो या अधिक समान समूहों के छात्रों के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों की जो है तुलना करके इनका परस्पर संबंध जो है ज्ञात करते हैं। मतलब जो है इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सह संबंध का जो अर्थ होता है, इसमें मान लो दो आपके विद्यार्थी हैं कोई, तो इनके जो प्राप्त अंक है, इन्होंने जो अपने सब्जेक्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो दो छात्र हो सकते हैं या फिर जो है समूह में भी जो है, तो परस्पर हम तुलना करने के लिए जो है इसका हम प्रयोग करते हैं, इसके संबंध ज्ञात करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और इसी जो है पारस्पर सहसंबंध को हम, इसी जो पारस्परिक जो सहसंबंध है इसी को हम सहसंबंध कहते हैं। अर्थात सहसंबंध में हम व्यक्ति की दो योग्यताएं अथवा समूह की योग्यताओं की तुलना करते हैं, इसी को हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों इसकी परिभाषा को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ से जो कि ब्लोमर्स महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं कि सहसंबंध के द्वारा या जो है अध्ययन किया जाता है या ज्ञात किया जाता है या पढ़ा जाता है कि व्यक्ति या वस्तुएं एक आयाम या दिशा में औसत से अधिक या औसत से कम या जो तो दूसरी दिशा में क्या प्रवृत्ति है, अर्थात औसत है या औसत से अधिक है या औसत से कम है। मतलब ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, मान लो कोई दो विद्यार्थी हैं, किसी ने भैया किसी मैथ के सब्जेक्ट में किसी ने 50 अंक प्राप्त किए हैं 70 में से, किसी ने 40 किए हैं, तो इस तरह से किसी में जो है कम किए हैं या फिर किसी में अधिक किए हैं, तो इन्हीं दो लोगों के बीच में या फिर समूह के बीच में हम तुलना जो करते हैं इसी को सहसंबंध कहते हैं। इसके बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, इसी के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि लिखे हैं फर्गुसन महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं कि सहसंबंध का उद्देश्य बच्चों दो चरों में पाया जाने वाले संबंधों की मात्रा का पता लगाना होता है। बहुत ही सिंपल से इनकी परिभाषा, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है कि सहसंबंध क्या है, दो चरों के बीच संबंध जो होता है उसी का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसी को हम सहसंबंध कहते हैं। अगली परिभाषा से गिलफोर्ड महोदय लिखे हैं, ये कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तथा एक परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन को किस सीमा तक ये प्रभावित करते हैं, इसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ से अगली परिभाषा जो कि गैरेट ने लिखा है कि दो या अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के परस्पर संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं। तो ये थी बच्चों उनकी परिभाषाएं जो कि विभिन्न विद्वानों ने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ से हम इनके प्रकारों को भी समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला इसका जो बच्चों जो कि प्रकार है जो इसका सहसंबंध का, वो है धनात्मक जो है सहसंबंध, जिसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये जो है जब दोनों जो चर हैं एक ही दिशा में गति करते हैं, और यदि जो है एक चर बढ़ता है तो दूसरा भी जो है बढ़ता है। मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो लोग हैं, मान लो जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो मान लो एक पढ़ाई में तेज हो गया तो दूसरा भी व्यक्ति यदि उसी गति से चल रहा वो भी तेज हो गया पढ़ने में। अब ऐसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं तो दूसरा भी यदि अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मतलब उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो ऐसी घटना को जब एक ही चर से बढ़ता है, दोनों में वही चीज वृद्धि होती, तो इसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विज्ञापन पर खर्च या बिक्री, मतलब विज्ञापन पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये जो है बढ़ने पर दोनों जो है बढ़ते हैं। मतलब विज्ञापन भी जो है पर खर्च और जो है बिक्री, विज्ञापन पर आप खर्च करोगे तो जाहिर सी बात लोग उसको जो है जब अट्रैक्ट होंगे तो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका दूसरा जो बच्चों प्रकार है ऋणात्मक जो है सहसंबंध है। ठीक है, धनात्मक मैंने आपको बताया कि दोनों जो चल राशियां हैं
एक ही दिशा में गति करते हैं। लेकिन ऋणात्मक में क्या है बच्चों, इसमें जो है जब चर विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है, एक चर के बढ़ने से दूसरा चर जब घट जाता है, जैसे कि वस्तु की कीमत और जो है मांग, मतलब जो है कीमत बढ़ने पर मांग जो है घटती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो है, जैसे कि मान लो कोई कपड़ा है, मान लो 500 का बिक रहा था, अभी अचानक से उसका रेट जो है 800 हो जाए, फिर 1000 हो जाए, तो जाहिर से लोग, भैया बड़े लोग ही इसको खरीदेंगे। तो उसकी जो है कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन भैया उसकी जो मांग है, जो उसकी डिमांड है जनता की, वो तो कम हो गई। तो ऐसे स्थिति को हम ऋणात्मक जो है सहसंबंध हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगला बच्चों, इसमें जो इसका प्रकार है, शून्य जो है सहसंबंध है। जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा बच्चों कि जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे कि जब दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, मतलब एक चर में बदलाव का दूसरे चर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, मतलब एक चर में कोई प्रभाव पड़ा तो दूसरा इससे कोई भी प्रभावित ना हो, उस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, तो ऐसे चर को हम बच्चों शून्य सहसंबंध कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाय की खपत और ऊंचाई का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कोई जो विश्वसनीयता होता है, जैसे कि आप माप तोल करते हो। मान लो आपने जो है कोई जो तराजू होता है, या फिर जो कि मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लीटर वगैरह यूज किया जाता है। तो मान लो आपने जो है किसी चीज़ का मापन किया, आपने जो है किसी चीज़ को जो है, मान लो 1 लीटर तेल आपने जो है इसका मापन किया, तो 1 लीटर आपने तेल लेके आया, तो घर पर भी भैया वही उसका मापन होना चाहिए। तो विश्वसनीयता का मतलब ये होता बच्चों कि जितना आपने उसका मापन किया, तो वही चीज़ जो है आप उसको फिर यदि मापन उसका करो तो उतनी ही उतरनी चाहिए, मतलब उसमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी उपकरण से आप यूज कर रहे हो वो विश्वास के पात्र है कि नहीं है, उसमें क्या उसकी विश्वसनीयता है कि हम चाहे डिफरेंट टाइम में उसको, चाहे जितनी बार में उसका मापन हम करें, लेकिन वो रिजल्ट जो है उतना ही बताए। तो ये होता है विश्वसनीयता परीक्षण की। ठीक है, जिससे कि जो शोधकर्ता होते हैं, जो प्रयोगकर्ता होते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। हर बार रिजल्ट जो है थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन करीब के रिजल्ट जो है उतना ही होना चाहिए। तो वही चीज़ को हम यहाँ से समझेंगे। तो मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का एक अनिवार्य जो है गुण उसकी विश्वसनीयता है। ठीक है, और जब तक एक परीक्षण विश्वसनीयता या फिर कह सकते हो विश्वसनीय नहीं होता है, तब तक उसके द्वारा किया गया मापन भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। मतलब जो है, अब ऐसे कह सकते हो कि मान लो कोई जो परीक्षण किया जाता है, ठीक है, यदि वो जो है विश्वसनीय नहीं होता है, तो उसके द्वारा चाहे कितना भी आप मापन कर लो तो उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। और एक मनोवैज्ञानिक जो है परीक्षण तभी जो है विश्वसनीय होता है जब परीक्षण के परिणाम से प्राप्त प्राप्तांक विश्वसनीय होते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्वसनीयता एक जो है परीक्षण का विशिष्ट गुण है। यदि किसी परीक्षण का बार बार जो है प्रयोग करने पर एक जैसे जो है उसके यदि रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे हम परीक्षण की विश्वसनीयता जो है कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो उसको हम विश्वसनीय परीक्षण जो है कहा जाएगा। मतलब जो है आप चाहे उसका जितनी बार चाहे आप उसका परीक्षण करो, ठीक है, बार बार उसका जो है प्रयोग करो, उसका परीक्षण करो, लेकिन रिजल्ट जो है सेम ही आए, तो ऐसे परीक्षण को हम विश्वसनीय परीक्षण जो कहेंगे। तो विश्वसनीयता जो है इसको परिभाषित करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने जो कि मत दिए हैं, अपने विचारों को रखा है। जैसे कि यहाँ से कार्यलिंकर महोदय लिखे हैं कि भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता शब्द विश्वसनीयता शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि जेपी चोम्पलिन महोदय लिखे हैं कि विश्वसनीयता का अर्थ है बच्चों कि परीक्षण के उस जो भरोसे से है जिसके अभिव्यक्ति एक परीक्षण द्वारा इसी समूह के पुनरावर्ती मापनों से प्राप्त प्राप्तांकों की संगति से है। तो मतलब जो है, जैसे ऐसे कह सकते हो, मान लो 1 लीटर आपने जो है दूध लेके आया आपने,
तो उसी लीटर से आपने जो दूध मापा है, यदि वही जो है 1 लीटर दूध यदि है, उसमें विश्वसनीयता है, उसको फिर आप मेजरमेंट यदि करो तो 1 ही लीटर यदि उतर रहा है, तब तो भैया वो विश्वसनीयता के पात्र है वो लीटर। यदि कम उतर रहा है भैया, तो विश्वसनीयता उसको नहीं कहा जा सकता उसके द्वारा, चाहे जितना भी हम मापन कर दो। अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ से फिर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि मतलब होता है आपकी जो बुद्धि होती है, जो IQ आपका होता है। इंटेलिजेंट क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर बुद्धि परीक्षण क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चों परिकल्पना क्या है। देखो परिकल्पना बच्चों, इसके बारे में भी समझेंगे यहाँ से। अब यहाँ से सबसे पहले हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या है, इसकी परिभाषा को हम, फिर इसके अर्थ, इसका और इसके जो भी बुद्धि परीक्षण जो है, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बुद्धि बच्चों एक ऐसा जो है सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की बोलचाल भाषा में जो है काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छे जो है स्मरण मतलब अच्छी मेमोरी तथा तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कोई कार्य जो है कोई गलत कर देता है तो कहोगे इतना भी तुमको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह के बोल चाल के शब्द बच्चों आप अपने आस पड़ोस घर में सुनते होंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसका अर्थ भी समझ लीजिए आगे। तो बुद्धि बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंट कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के सीखने, समझने, सोचने, समस्या सुलझाने, नए अनुभव के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित करने की क्षमता है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि सभी की बुद्धि बच्चों एक समान नहीं होती है। कोई जो कि व्यक्ति होता है जल्दी किसी कार्य को सीख जाता है, ठीक है। कोई जो है किसी समस्या को जल्दी सुलझा लेता है, कोई देरी से सुलझाता है। तो बुद्धि क्या है बच्चों, किसी व्यक्ति की सीखने की, समझने की, सोचने की, समस्या सुलझाने की या फिर नए अनुभव के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित करने की क्षमता है। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। और हम बच्चों यदि इसके बारे में सरल शब्दों में हम आपसे कहें तो बुद्धि बच्चों वह मानसिक जो क्षमता है जिससे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है और जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इसकी परिभाषा जो कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसकी परिभाषा जो कि एक विद्वान ने लिखा है, डेविस जो कि डेक्सलर महोदय, ये कहते हैं कि बुद्धि बच्चों वह समग्र मानसिक क्षमता है जो सीखने, अनुभव से सीखने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार जो है बच्चों बुद्धि जो है व्यक्ति के मानसिक विकास, व्यवहार को ये प्रभावित करती है। अब बच्चों बुद्धि के प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि थानरडैक, इन्होंने बुद्धि के प्रकारों को बच्चों 3 भागों में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है। पहला इन्होंने बच्चों बताया है कि अमूर्त जो है बुद्धि, मतलब जो है ये कौन सी बुद्धि होती है। यह बुद्धि बच्चों विचारों, प्रतीकों, संख्याओं और शब्दों के जो है साथ काम करने की क्षमता है। इसमें व्यक्ति जो है तर्क, गणना करना, विश्लेषण करना और जो है समस्या समाधान जैसे क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि गणितीय समस्याओं का हल करना, तर्क शक्ति का प्रयोग करना, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा इसका जो कि प्रकार है यांत्रिक जो बुद्धि है। तो यह बुद्धि बच्चों मशीनों, ठीक है, वस्तुओं, उपकरण जो है भौतिक चीज़ों के साथ जो है काम करने की क्षमता है। और इसमें जो है व्यक्ति मशीनों को समझने, उपकरणों का जो है प्रयोग करने, भौतिक समस्याओं का समाधान करने में जो है सक्षम होता है। जैसे कि मशीन को जो है ठीक करना, उपकरण का जो है प्रयोग करना। फिर बच्चों आपका तीसरा जो है बुद्धि है वो है सामाजिक बुद्धि। तो यह बुद्धि बच्चों जो है लोगों के साथ संबंध स्थापित करने, उसके व्यवहार को समझने और सामाजिक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता है। इसमें व्यक्ति दूसरे के साथ संवाद, नेतृत्व, सहयोग, सामाजिक समायोजन में कुशल होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि समूह में जो है कार्य करना, नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, दूसरों के जो है भावनाओं को समझना, ये सामाजिक बुद्धि है। अब बच्चों अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण क्या है, इसकी परिभाषा को बच्चों समझ लीजिए। यह क्वेश्चन बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो बुद्धि परीक्षण क्या है बच्चों। तो बुद्धि परीक्षण का बच्चों आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं
उसके विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सभी की जो IQ होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, अलग अलग होती है। किसी के बच्चों 90 होती है, किसी के जो है 120 होती है, किसी के 140। तो सबसे बुद्धिमान जो होता है उसकी 100 जो कि 120 से ऊपर होती है, सबसे प्रतिभाशाली जो बालक होता है। मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी जो कि IQ कम होती है। तो बुद्धि परीक्षण क्या है बच्चों? बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से, तो IQ को अंक के रूप में व्यक्त करना, उसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब यहाँ से और भी लिखा हुआ है, तो मानव केवल बच्चों जो है शारीरिक गुणों से ही नहीं दूसरे से अलग होता है, वर्ण मानसिक और बौद्धिक गुणों से भी दूसरे से अलग होते हैं। इनमें से कुछ भिन्नताएं बच्चों जन्मजात भी होती हैं, कुछ जो है जन्म से ही जो है तेज बुद्धि के बालक होते हैं, और कुछ जो है मंद बुद्धि के बालक होते हैं। और आज के समय में बुद्धि को बुद्धि लब्धि के रूप में मापते हैं, जो एक आंकिक जो है मान है। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि बुद्धि परीक्षण का बच्चों आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक एवं उसके विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। इसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है कौन सा व्यक्ति जो है कितना बुद्धिमान है, कितना प्रतिभावान है, तो यह जानने के लिए जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने कई सारे प्रयास किए। और बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु, मतलब जो है आपकी एज क्या है, मतलब मेंटली एज, और आपकी जो शारीरिक जो एज है, इसके कारकों को जो है प्रस्तुत किए, तथा इसी के आधार पर व्यक्ति की जो वास्तविक बुद्धि लब्धि है इसकी जो है जो कि इन्होंने जो है इसको ज्ञात की जाती है के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ इसका सूत्र क्या होता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, IQ ज्ञात करने का? तो इसमें आपकी जो मेंटल जो आपकी एज होती है अपान जो आपकी रियल आपकी जो वास्तविक जो एज होती है, इसको अपान में रख के गुणे आपका 100 किया जाता है, तो इससे आपकी बुद्धि लब्धि जो है निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से परिकल्पना क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो परिकल्पना जिसको बच्चों हम हाइपोथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है हाइपो प्लस थीसिस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हाइपो का बच्चों अर्थ होता है कि संभावित या जिनकी पुष्टि जो है की जाए, मतलब जो है हाइपो मतलब क्या होता है, संभावित। ठीक है, और थीसिस का अर्थ होता है कि समस्या के समाधान का कथन। तो जो कि हाइपोथेसिस का अर्थ भी क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, और परिकल्पना जो है ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदाताओं के आधार पर जो की जा सके। ठीक है, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। यहाँ से और भी लिखा हुआ है परिकल्पना के बारे में बच्चों, यदि हम सरल शब्दों में हम कहें तो परिकल्पना का बच्चों अर्थ होता है कि किसी समस्या का अस्थायी समाधान या जो शिक्षित अनुमान, और शोध शुरू करने से पहले अनुसंधान जो करता होता है उपलब्ध जो तथ्य होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, इनके आधार पर एक अनुमान लगाता है कि जिनकी जो सत्यता की जांच प्रयोग या जो है डेटा संग्रह के माध्यम से की जाती है। ठीक है, मतलब जो है परिकल्पना पहले से ही कल्पना करना इसके बारे में। ठीक है, जिससे कि हम और एकदम इसकी परिभाषा को थोड़ा सा समझे भी सरल शब्दों में सामान्य परिभाषा के माध्यम से। तो परिकल्पना बच्चों दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के बारे में एक परीक्षण योग्य भविष्यवाणी है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि कार्लेकर महोदय लिखे हैं कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का एक कल्पनात्मक जो है कथन है। ऑक्सफोर्ड भी के अनुसार यदि हम देखें तो सीमित लक्ष्यों के आधार पर बनाई गई एक धारणा या प्रस्तावित व्याख्या जो आगे की जांच के लिए प्रारंभिक बिंदु का जो है काम करती है, इसी को हम परिकल्पना जो है कहते हैं। ठीक है, तो परिकल्पना ये इसकी परिभाषा हुई। थोड़ा सा इसके आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि शिक्षा से संबंधित, जैसे कि यदि एक छात्र 2 घंटे जो है अतिरिक्त जो है पढ़ाई करता है, एक्स्ट्रा जो है पढ़ाई करता है, तो उसका जो परीक्षा का जो परिणाम होगा उसमें सुधार होगा, वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि यदि किसी जो है पौधे को अधिक धूप मिलती है तो भैया तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगला इसमें एग्जाम्पल है, यदि कोई जो है व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उसका तनाव भी दूर होगा, उसका शरीर भी जो अच्छा रहेगा।
तो ये सब क्या है, एक परिकल्पना करना। जैसे कि किसी कोई व्यक्ति जो है व्यायाम कर रहा है, तो आपके मन में एक परिकल्पना बनाना कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है शायद उसका हेल्थ जो है सही रहता है, तनाव उसको जो है कम रहता होगा। तो ये जो परिकल्पना एक रहती है, पहले से कल्पना जो बनाई जाती है, ठीक है, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। अगला भी इसमें जो है कि प्रतिदिन जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति की खुशी का स्तर जो है बढ़ता है। जैसे कि विटामिन जो कि मॉर्निंग में जो कि धूप में खड़े होने पर विटामिन डी प्राप्त होता है, ये सब क्या है, एक परिकल्पना है। जैसे कि बहुत सारे जो इलेक्शन होता है, जैसे कि तो एग्जिट पोल जो होती है बच्चों कैसे बता देती है कि ये पार्टी यहाँ से जीत रही है, ठीक है, तो एक परिकल्पना ही तो करती है। चलेगा, यहाँ से बच्चों इसकी विशेषता भी समझ लीजिए। तो यह बच्चों स्पष्ट और जो है विशिष्ट होनी चाहिए, मतलब परिकल्पना जो होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए, विशिष्ट भी होनी चाहिए। फिर है कि इसका परीक्षण जो है किया जा सकता हो, मतलब जो ये जो परिकल्पना हो, ऐसा ना हो कि उसका परीक्षण ही ना किया जाए, ऐसी होनी चाहिए परिकल्पना को उसका हम परीक्षण भी कर सके, या जो है मौजूदा सिद्धांतों या जो है ज्ञान के अनुकूलन जो है होनी चाहिए। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका बी आ गया है। इसमें टोटल आपके 6 प्रश्न आएंगे, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनोवैज्ञानिक मापन से आप क्या समझते हैं? मापन के जो है प्रकारों का भी जो है उल्लेख कीजिए। तो इसको हम समझेंगे सबसे पहले बच्चों। तो मापन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझ लीजिए सबसे पहले। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। मापन से बच्चों तात्पर्य किसी वस्तु, गुण, विशेषता या व्यवहार की मात्रा आदि की मात्रात्मक गुणात्मक गणना से है। अब विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिक ने मापन को भिन्न भिन्न रूप में जो है परिभाषित किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से स्टीवेंस महोदय लिखे हैं कि व्यापक रूप से मापन का अर्थ वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियम अनुसार संख्या प्रदान करना। मतलब जो है कोई वस्तु के बारे में, कोई घटना के बारे में उसको अंकों में व्यक्त करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब ऐसे कह सकते हो कि जो है कितने लीटर जो है, ये जो है मान लो कोई एक कैन जो है, कोई या फिर ऐसे कह सकते हो कोई ऑयल हो, या फिर जैसे दूध के कैन हो, तो उसकी जब माप तोल किया जाता है उसको अंकों में जब व्यक्त किया जाता है कि इतने केजी है, फिर इतने लीटर है, तो उसी को हम मापन कहते हैं। बहुत ही सिंपल एकदम शब्दों में कहे तो, ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ से दी हुई है कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को हम मापन कहते हैं। मतलब जो वस्तुएं होती हैं उसको संख्या दिया जाता है तो उसको मापन कहते हैं। जैसे कि केला आपका 1 दर्जन, अभी जो सेब कितने हैं, 2 है कि 3 है, तो इस तरह से संख्यों में जो कि इनको अंकों में व्यक्त करना, संख्याओं को, वस्तुओं की संख्या देने के नियमों को हम मापन कहते हैं। संख्या में व्यक्त करना, मात्रा में व्यक्त करना, ये सब आपके मापन कहलाते हैं। अगले परिभाषा और भी यहाँ से बच्चों कुछ लिखी हुई हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर बच्चों जो है 3 इसके तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं मापन के। पहला कि मापन की प्रक्रिया में वस्तु, घटनाओं तथा तत्वों को किसी जो नियम के अनुसार एक संख्या जो प्रदान की जाती है। उसके बाद मापन का संबंध बच्चों वस्तुओं, घटनाओं, तत्वों की जो विशेषताओं अथवा जो है गुणों से भी होता है। फिर तीसरा इसका है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है परिमाणन भी जो है किया जाता है, और परिमाणन में वस्तुएं, घटनाओं, तत्वों के गुणों या विशेषताओं की कितनी जो है मात्रा उपस्थित है यह भी जो है बताया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मनोवैज्ञानिक मापन से आप क्या समझते हैं, मापन के प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा कम शब्दों में। तो वही चीज़ परिभाषा आपकी वही रहेगी। तो किसी व्यक्ति के मानसिक गुणों, व्यवहारों या विशेषताओं, जैसे कि बुद्धि की उसकी विशेषता, व्यक्तित्व के बारे में, इसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी रुचि क्या है, फिर उसकी योग्यता क्या है, तो इसको बच्चों वैज्ञानिक ढंग से अंकों के माध्यम से या फिर प्रतीकों के माध्यम से इसको व्यक्त करना, यही आपका मनोवैज्ञानिक जो मापन कहलाता है। एकदम सरल शब्दों में एकदम कहे तो यह बच्चों जो है अमूर्त जो है मानसिक गुणों को कितने या फिर कितने के रूप में जो है मापने की प्रक्रिया है। मतलब जो है किसी व्यक्ति की जो मान लो जो बुद्धिलब्धि है कितनी है, ठीक है, तो अंकों के रूप में व्यक्त करना ही आपका मापन है। अब यहाँ से जो कि स्टीवेंस महोदय ने मापन के मुख्य जो कि 4 इसके प्रकार बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है नामित जो है मापन। तो यह बच्चों जो है सबसे निचला स्तर है। इसमें केवल जो है श्रेणियों जो है नामों के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है। जैसे कि
लिंग, जैसे कि स्त्री और जो पुरुष, तो कितने जो है स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल बच्चों जो है पहचान करना होता है। उसके बाद बच्चों है दूसरा इसका जो मापन है क्रमिक जो है मापनी है। तो इसमें जो है व्यक्तियों या जो है वस्तुओं को किसी गुण की मात्रा के आधार पर एक क्रम में रखा जाता है। जैसे कि कक्षा में जो है प्रथम स्थान जो प्राप्त किए हैं पहले है, दूसरा वाला उसके पीछे है, तीसरे वाला उसके पीछे है। तो इस तरह से उसको क्रम में रखा जाता है, तो इसको क्रमिक मापन ही कहते हैं बच्चों। उसके बाद है अंतराल जो है मापनी। तो इसमें जो है बच्चों अंकों के बीच की समान दूरी होती है और इसमें जो है कोई वास्तविक शून्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बुद्धिलब्धि मतलब जो IQ है, मतलब तापमान, ठीक है, कोई इसमें जो है वास्तविक जो है कि इसमें कह सकते हो शून्य नहीं होता है। तो यदि किसी का जो है IQ शून्य है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अगला भी इसका जो प्रकार है अनुपात जो है मापनी, रेशियो स्केल। तो यह जो है मापन का सबसे उच्च और जो है सबसे सटीक स्तर है। इसमें बच्चों अंतराल मापने के सभी गुणों के साथ साथ वास्तविक शून्य भी होता है और इसका प्रयोग जो है भौतिक मापन में अधिक होता है, जैसे कि वजन, लंबाई का मापना, समय का जो है मेजरमेंट करना, ये सब। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बच्चों की मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविज्ञान के अध्ययन में अवलोकन विधि क्या है बच्चों। देखो ऑब्जर्वेशन जो विधि है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जर्वेशन विधि कहते किसे कहते हैं, फिर शोध किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए बच्चों। तो अवलोकन जो है अध्ययन विधि को समझेंगे, इसके गुण दोष क्या है इसको यहाँ से कराएंगे। तो अवलोकन का बच्चों अर्थ होता है कि आंखों से देखना, ठीक है। और मनोविज्ञान में इस जो है विधि का प्रयोग व्यवहार के प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें जो शोधकर्ता होता है किसी व्यक्ति या समूह की क्रियाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के देखता है, उसका जो है रिकॉर्ड एक तैयार करता है, उसके बारे में जो है डिटेल तैयार करता है। मतलब जो है इसमें कोई व्यक्ति जो है दूसरे को जो है भेजकर कोई जानकारी नहीं एकत्र करता है, बल्कि जो शोध करता होता है स्वयं जाकर के जानकारी को एकत्र करता है अपने आंखों से देखकर, ठीक है। इसी को हम अवलोकन विधि कहते हैं बच्चों। इसके गुण क्या है। इसका पहला गुण है बच्चों यह जो है स्वाभाविक विधि है, इसमें व्यवहार का वास्तविक रूप से देखने को मिलता है। दूसरे भी इसकी जो गुण है, ठीक है, छोटे बच्चों पशुओं के व्यवहार के अध्ययन के लिए जो है ये सबसे सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। उसके बाद इसमें जो किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब इसके अंदर हम दोष की बात करें बच्चों, तो इसमें जो है व्यक्तिनिष्ठता का डर रहता है, क्योंकि प्रक्षेपण का अपना नजरिया परिणाम को जो है प्रभावित कर सकता है। दूसरा भी इसका दोष है यह विधि केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित है, आंतरिक मानसिक दशाओं का पता इससे नहीं चलता है। और इसमें जो है बच्चों समय और श्रम अधिक जो है लगता है, मतलब जो है समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन की प्रतिदर्श क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसकी विशेषताएं। तो प्रतिदर्श क्या है बच्चों। प्रतिदर्श का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति या घटना या विचार का एक ऐसा उदाहरण है जो है नमूना जो किसी समूह, वर्ग या जो है संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता हो, और एक प्रकार का मॉडल या नमूना जो होता है जिससे हम पूरे समूह के बारे में जो है अनुमान लगा सकते हैं, इसी को हम प्रतिदर्श जो कहते हैं। आप जैसे ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, जैसे कि एग्जिट पोल वाले जो होते हैं, तो जो ये जो सर्वे करने आते हैं इलेक्शन होने के बाद या फिर पहले जो करते हैं कि यहाँ से कौन सी पार्टी जीत रही, तो ऐसे ही अनुमान। अब जो कि मान लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तो हर एक गांव को तो सर्वे कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे गांव हैं, तो ये लोग क्या करते हैं आते हैं 2-4 गांव का सर्वे कर लेते हैं, उसी के आधार पर एक एग्जिट पोल तैयार करते हैं कि वहाँ से ये पार्टी जीत रही है। तो यही बच्चों प्रतिदर्श होता है। मतलब जो है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में या फिर विचार का एक ऐसा उदाहरण है नमूना प्रस्तुत करना, ठीक है, या फिर एक ऐसा जो है मॉडल या नमूना जो होता है जिससे हम पूरे समूह के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई सर्वे करने वाला जो कि होता है सिटी वगैरह में, जैसे कि सर्वे कर रहा है, मान लो 2 घरों में जो उसने जो सर्वे किया, ठीक है, उसके बाद जो है LCD है फिर रंगीन टीवी का यूज कर रहा है, तो सभी का तो कर नहीं पाएगा, तो उसी के आधार पर एक अनुमान लगा लेता है कि इतने लोगों के पास रंगीन टीवी होगी, कारें होंगी। तो इस तरह से बच्चों का आंकड़ा तैयार किया जाता है, यही प्रतिदर्श होता है। अब बच्चों इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है,
तो सांख्यिकी में बच्चों जो है प्रतिदर्श का उपयोग किसी बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, प्रतिदर्श से हम जो है पूरे समूह के गुण, व्यवहार या विशेषताओं का अनुमान जो है लगा सकते हैं। यह अध्ययन को सरल और सटीक बनाता है क्योंकि पूरे समूह को जांचने की बजाय केवल प्रतिदर्श का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। सरल शब्दों में हम बच्चों कहे तो प्रतिदर्श जो है वह छोटा हिस्सा होता है जो पूरे समूह का सही सही प्रतिनिधित्व जो है करता है। जैसे कि किसी स्कूल के जो है सभी छात्रों का अध्ययन करने के बजाय, मतलब जो है जैसे कि कोई मान लो बाहर से कोई अधिकारी आया शिक्षा के बारे में जांच करने के लिए, तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो भैया सभी से तो पूछ नहीं सकता है, उसका टेस्ट ले नहीं सकता है, तो किसी एक क्लास में जाएगा, एक दो स्टूडेंट से पूछेगा, तो उसी के आधार पर जो है एक डेटा तैयार कर लेता है कि यहाँ से कि बच्चे कितना तेज हैं, यहाँ के कैसे जो है पढ़ाई का लेवल कितना है इस स्कूल का। तो ये होता है प्रतिदर्श। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ जो है छात्रों का समूह लेकर उनके आधार पर पूरे स्कूल के छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये बच्चों प्रतिदर्श कहलाता है। आशा करता हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप एकदम यदि सरल शब्दों में भी लिखाओगे जैसे हमने आपको बताया है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप रट्टा मारोगे तो आपको हमको पता है कि आप एक दिन के बाद भूल जाओगे या फिर आप रात में पढ़ोगे सवेरे भूल जाओगे। तो आपको केवल क्वेश्चन समझना है ताकि आप उसको भूलो ना और अपने शब्दों में बना के लिख के आओ। अब यहाँ से और भी बच्चों प्रतिदर्श की यहाँ से परिभाषा एक दी हुई है, चाहे तो इसको भी देख सकते हैं कि प्रतिदर्श विधि एक ऐसी जो है शोध पद्धति है जिसमें किसी अध्ययन के दायरे में आने वाली समग्र आबादी से कुछ सदस्यों का चयन किया जाता है जिन्हें प्रतिदर्श जो है कहा जाता है। मतलब जो है सभी आबादी का हम आकलन करने के बजाय हम कुछ ही आबादी का थोड़ा सा हिस्सा का हम सर्वे कर लेते हैं, उसी के आधार पर पूरा हम रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रतिदर्श का उपयोग बच्चों शोधकर्ता पूरी आबादी के या फिर पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष जो है निकालने के लिए करते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन बच्चों की बहुलक क्या है और टी परीक्षण क्या है, वैधता क्या है, व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर है कि काई स्क्वायर जो है टेस्ट क्या है, परीक्षण क्या है, तो इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बहुलक क्या है। बहुलक जिसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, मान लो कोई डेटा दिया हुआ है जैसे कि 1 2 फिर 4 3 फिर 2, तो बच्चों इसमें बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब होता है कोई डेटा, कोई आंकड़ा जो उस वितरण में सबसे अधिक बार आया हो। तो बच्चों 2 क्या है, 2 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या है, इसका बहुलक बच्चों 2 है, तो इसको हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या में या फिर वितरण में सबसे अधिक बार आया हो, उसकी पुनरावृत्ति हुई हो, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो सांख्यिकी में बच्चों किसी डेटा या सेट या आंकड़े के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान होता है, इसी को हम बहुलक कहते हैं। या जो है वह संख्या है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, इसे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में जो है जाना जाता है, जो डेटा की सबसे लोकप्रिय और सामान्य विशेषता जो है बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक मनोवैज्ञानिक ने 10 बच्चों का जो है बुद्धि जो परीक्षण है, जो IQ जो टेस्ट ही उसने किया और उसका स्कोर जो इस तरह से उसने जो रखा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का जो बुद्धि लब्ध है, किसी का 110 है, किसी का 105 है, किसी का 120 है, किसी का 110 है, 95 है, 110, 115, 100 और जो है 105 और 110। तो इससे इस तरह से जो है 10 लोगों का जो है IQ जो है टेस्ट किया एक मनोवैज्ञानिक ने। तो इसमें आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 110 है, ठीक है, एक ये 10, एक ये और एक जो है ये। ठीक है, तो 110 जो बच्चों एक यहाँ पर, तो ये 4 बार जो है आया है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक बार आया है इसमें, तो इसका जो बहुलक बच्चों होगा 110 ही होगा, और जो संख्या है इससे कम बार आई है। ठीक है, चलेगा। अब बच्चों इसमें जो अगला आपका क्वेश्चन दिया कि टी परीक्षण क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टी परीक्षण बच्चों क्या है, एक सांख्यिकी जो है परीक्षण है जिसका उपयोग 2 समूह के बीच औसत में अंतर की जांच करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण बच्चों जो है ये निर्धारित करता है कि जो 2 समूह हैं उसमें जो औसत है
उसमें अंतर जो है देखा गया है, ठीक है, तो वह जो है सांख्यिकी रूप में महत्वपूर्ण है या केवल एक संयोग है, इसके लिए जो है ये परीक्षण किया जाता है। अब इसके प्रकार क्या है बच्चों टी परीक्षण के, भी समझ लीजिए। पहला इसका प्रकार है स्वतंत्र जो है नमूना टी परीक्षण, ठीक है। तो जब दो स्वतंत्र समूहों के औसत की तुलना करनी हो तो स्वतंत्र जो है नमूना परीक्षण होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि दो अलग अलग जो है कक्षाओं के छात्रों के अंक जो है तुलना करना, मतलब जो है दो अलग अलग कक्षाओं के जो कि स्टूडेंट हैं तो उनके जो अंकों की तुलना करना। उसके बाद संबंधित जो है नमूना टी परीक्षण, जब एक ही समूह के दो संबंधित नमूनों की जो है तुलना करनी हो तो ये जो है संबंधित नमूना जो है टी परीक्षण जो है कहलाता है, ठीक है, जिसको हम पेयर्ड जो है टी टेस्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जो कि छात्र के परीक्षा से पहले और बाद में जो है अंक की तुलना करना, ठीक है। उसके बाद है अगला इसका जो प्रकार है बच्चों, एक नमूना जो है टी परीक्षण है, मतलब वन जो है सैंपल टी टेस्ट है। तो जब एक समूह के औसत की तुलना किसी ज्ञात मान से करनी हो तो ये जो है एक नमूना टी परीक्षण जो है कहलाता है, ठीक है। किसी जो है कोई ज्ञात कोई एक मान है उससे जब की जाती है इसकी तुलना तो आपका एक कह सकते हैं एक नमूना जो है टी परीक्षण कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों जो है टी परीक्षण का हम उपयोग कब जो है करें, तो जब नमूना जो है आकार छोटा हो, आमतौर पर जो है जब 30 से कम हो, तो ठीक है, जब डेटा जो है सामान्य वितरण का पालन करता हो तब इसका उपयोग किया जाता है। इसके बच्चों महत्व क्या है, तो टी जो परीक्षण है बच्चों या जो है हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या दो समूहों के बीच अंतर जो है वास्तविक है, मतलब जो दो समूह के बीच में जो डिफरेंट है जो अंतर है ये वास्तव में है या केवल एक आकस्मिक जो है या फिर केवल एक संयोग है या फिर वास्तव में इसी कोई अंक है या नहीं है, इसी के बीच में जो है अंतर ही देखा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों की टी परीक्षण एक महत्वपूर्ण जो सांख्यिकीय उपकरण है जो विभिन्न जो क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हो वैधता, वैलिडिटी। देखो वैलिडिटी आपका जो कि ये प्रचलित ये शब्द है, आप इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में जरूर करते हैं। जैसे कि आपके रिचार्ज का वैलिडिटी इतनी तारीख तक है, तो वैलिडिटी जो कि एक सुना हुआ शब्द है जो कि हर रोज आप सुनते हो। तो वैधता या जो है प्रमाणिकता, देखो वैधता पूछे या फिर प्रमाणिकता पूछे दोनों एक ही चीज़ है। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक आवश्यक शर्त एवं जो है विशेषता है। मतलब मान लो कोई आपने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैधता एक होती है कितने दिन तक ये मान्य रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी जब जांच करवाते हो, आप जब बीमार रहते हो तो आप जब कोई एक्सरे वगैरह कराते हो जांच, तो डॉक्टर देख लेता है तो कुछ ही समय के लिए जो है जो कि जांच मान्य रहती है 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते के लिए। बाद में अब उसकी दवाई करते हो, बाद में फिर जो है जांच कराई जाती है क्योंकि फिर देखा जाता है कि आपका जो बीमारी है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो उसकी भी एक वैधता होती है हर एक चीज़ की। तो वैधता क्या है बच्चों, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक आवश्यक शर्त एवं विशेषता है। यदि कोई परीक्षण उस जो है योग्यता अथवा विशेषता का यथार्थ मापन करे जिन्हें मापने के लिए उन्हें बनाया गया है तो उस परीक्षण को वैध जो है कहा जाएगा। मतलब जो ऐसे कह सकते हो बच्चों कि वैधता क्या है बच्चों, एक जो है परीक्षण की एक आवश्यक शर्त है या फिर एक विशेषता है। यदि कोई जो परीक्षण है उस जो है योग्यता अथवा विशेषता का यथार्थ मापन करे और जिन्हें जो है मापने के लिए उसे जो है बनाया गया है तो उस परीक्षण को वैध जो है कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई जो है परीक्षण बुद्धि मापन के लिए जो निर्मित किया गया है और प्रयोग करने पर वह बालक की बुद्धि का ही मापन करता है तो उससे वैध या प्रमाणिक जो है परीक्षण कहा जाएगा। मतलब जो है जो इसमें क्योंकि मनोविज्ञान में इसका अर्थ पूछा है तो इसमें कह रहा कि मान लो कोई जो है परीक्षण है बुद्धि मापन के लिए बनाया गया है, आपकी जो बुद्धि है जो आपके इंटेलिजेंट है जो IQ है उसके मापन के लिए कोई जो है जो कि मापन के लिए कोई परीक्षण किया गया है तो प्रयोग करने पर वह बालक की बुद्धि का ही मापन करे, ऐसा नहीं कि और किसी चीज़ का मापन करे, ठीक है। जिस चीज़ के लिए कोई चीज़ बनाया गया है जैसे कि बुखार मापने के लिए जो भी यंत्र तो बुखार को मापता है, तो जो यंत्र जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जो परीक्षण जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है तो उसका ही परीक्षण जो कि कह सकते उसका ही मापन करे, अन्य किसी का मापन ना करे।
ठीक है। तो उसे ही बच्चों हम वैध या प्रमाणिकता, जो कि प्रमाणिक परीक्षण जो है कहा जाएगा, और उसका जो है उसका वह गुण वैधता या प्रमाणिकता जो है कहलाएगा। अब यहाँ से बच्चों, जो कि बहुत सारे विद्वान हैं, इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि बोरिंग एवं जो अन्य विद्वानों के अनुसार, जिस वस्तु के मापन का प्रयत्न कोई परीक्षण करता है और उसकी जो है जितनी सफलता से वह मापन कर लेता है, यही उसकी जो है वैधता जो है कहलाती है। जितनी जो है सफलतापूर्वक उसका जो है मापन कर लेती है। फिर दूसरी परिभाषा है, गेट्स एवं अन्य विद्वानों ने इसकी परिभाषा लिखा है। ये कहते हैं कोई भी परीक्षण प्रमाणिक होता है जब वह जिस गुण की हम परीक्षा जो कि करना चाहते हैं, मतलब जो है कोई भी परीक्षण है तभी वह प्रमाणिक होता है। मान लो हम जिस गुण की उसकी हम परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे वास्तव रूप में और सही सही मापता हो तो वह जो उसकी प्रमाणिकता कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट पावरफुल आपका क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी क्या है बच्चों, व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी विशेषता क्या है, इसको भी हम यहाँ से कराएंगे। तो बच्चों व्यक्तित्व, जो इसको अंग्रेजी में हम पर्सनालिटी कहते हैं, जो कि हिंदी इसमें हम व्यक्तित्व इसको कहते हैं हिंदी में। इसकी बच्चों उत्पत्ति पर्सनालिटी शब्द की लैटिन भाषा के जो शब्द है पर्सोना, इससे हुई है। प्राचीन काल में इसका जो अर्थ होता था मुखौटा होता था। मुखौटा मतलब जो नाटक होते थे, जो मंच पर अभिनय करते थे, उनके लिए शब्द प्रयोग होता था। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में इसके अर्थ की बात करें बच्चों, तो व्यक्तित्व का अर्थ केवल मनोविज्ञान में बाहरी रंग रूप नहीं है, बल्कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुणों का एक संगठित मिश्रण शामिल होता है। यहाँ से GW आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो है बच्चों व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को जो है निर्धारित करता है। देखो बच्चों, सभी व्यक्ति का अपना अपना पर्सनालिटी है, अपना अपना व्यक्तित्व है। कोई किस तरह से बोलता है, कोई हंसमुख है, कोई गुस्से में रहता है, बोलने का तरीका किसका अलग है, किसी का पहनावा कैसा है, ज़्यादा भौकल से रहता है, कोई किस तरह से पहनता है। तो हर एक व्यक्ति के बच्चों जो है अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है, अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। तो यही होता है पर्सनालिटी। ठीक है। अब यहाँ से इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी पहली विशेषता है बच्चों आत्म जो है चेतना। तो एक स्वस्थ जो है व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख जो विशेषता है आत्म चेतना है। आत्म मतलब जो है अपनी आत्मा की चेतना, मतलब स्वयं की चेतना है। और व्यक्ति को अपने अस्तित्व, अपनी क्षमताओं और अपनी जो है सीमाओं का ज्ञान जो होता है। दूसरी इसकी विशेषता है गतिशीलता। तो व्यक्तित्व जो है बच्चों स्थिर नहीं होता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है आज गुस्सेहिल है, तो जिंदगी भर ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता कि गुस्सेहिल हो, तो हो सकता है इसमें चेंजेस आ जाए, थोड़ा सा अच्छा उसका बर्ताव हो जाए। तो जो व्यक्तित्व बच्चों ये हमेशा नहीं रहता है, इसमें भी चेंजेस आता रहता है। ठीक है, बल्कि यह जो है निरंतर जो है बदलता और जो है विकसित होता रहता है। और व्यक्ति जो है अनुभव और जो है परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन जो है लाता है। अब इसमें अगली जो विशेषता है मानव शारीरिक जो है संगठन। तो व्यक्तित्व में जो है मानसिक जैसे कि विचार और भावनाएं, शारीरिक जैसे कि रूप, रंग, स्वास्थ्य, ये दोनों पक्ष इसमें बच्चों शामिल होते हैं। और यह जो है इन दोनों का एक एकीकृत जो है रूप है। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व में क्या है बच्चों, हम व्यक्तियों के विचार जो है, उनकी जो भावनाएं हैं, सभी की एक समान तो होती नहीं है, सभी की अलग अलग जो है भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, सोचने के नजरिया होते हैं, हाँ, और सभी का जो अलग अलग रंग रूप रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब पर्सनालिटी है भैया। अगली इसकी भी बच्चों विशेषता है सामाजिकता। ठीक है, तो मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है और उसके जो है व्यक्तित्व का विकास समाज में ही रहकर होता है। तो दूसरों के साथ बातचीत और व्यवहार करने का तरीका उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मतलब जो है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और जो व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व का विकास जो कि समाज में रह के ही होता है, व्यक्ति का विकास है। तो व्यक्ति जो दूसरे के साथ जो व्यवहार करता है, जो बातचीत करता है, तो व्यवहार करने का जो तरीका है या फिर बातचीत करने का जो तरीका है, तो यही जो है व्यक्ति के पर्सनालिटी को दर्शाता है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगली इसकी भी विशेषता है समायोजनशीलता। तो एक जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विभिन्न जो परिस्थितियों,
वातावरण के साथ खुद को ढालने की क्षमता जो है रखता है। उसके बाद है दृढ़ जो है इच्छा शक्ति। तो व्यक्तित्व में इच्छा शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह जो है व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है मदद करती है। उसके बाद है निरंतरता। तो व्यक्तित्व में एक प्रकार की स्थिरता, निरंतरता जो है पाई जाती है और व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग समय पर लगभग एक जैसा रहता है, जिससे उसके व्यवहार का पूर्व अनुमान जो है लगाया जा सकता है। उसके बाद है लक्ष्य जो है जो कि निर्देशित, मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ जो है निश्चित उद्देश्य, कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए जो है वह निरंतर जो है क्रियाशील रहता है, प्रयत्न जो है करता रहता है। तो ये थी बच्चों इसकी विशेषताएं। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि कई वर्ग जो परीक्षण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ग्रेसन ने जो है, जो कि कई वर्ग जो परीक्षण बच्चों, वैज्ञानिक हमारे हैं जो कि ग्रेसन महोदय, इन्होंने जो है ग्रीक अक्षर जो कि कई वर्ग, ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1900 में जो है, तथा इसकी रचना का श्रेय प्रोफेसर कार्ल्स पियर्सन को ही, जो कि कई वर्ग के द्वारा पियर्सन ने प्रेक्षित घटना प्रत्याशित घटना के अंतर की जो है व्याख्या की है। ठीक है, इसमें इस परीक्षण में बच्चों इन्होंने जो है प्रेक्षित जो घटना है, जो प्रत्याशित जो घटना है, इसके बीच में अंतर की इन्होंने व्याख्या की है। यहाँ से इसकी परिभाषा गैरन ने भी लिखा है कि प्रेक्षित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग किया जाता है और फिर जो है प्रत्येक केस में प्रत्याशित संख्या या आवृत्ति से भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त अनुपातों का जो योग होता है, योग ही जो है कई वर्ग जो कि परीक्षण होता है। अगली परिभाषा जो कि गिलफोर्ड महोदय लिखे हैं कि कई वर्ग अनुपातों का योग है। यह अनुपात जो है मापित और जो कि संभावित आवृत्तियों के अंतर के वर्ग का अनुमानित आवृत्तियों से भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक सोच से आप क्या समझते हैं। इसकी परीक्षण का विधि का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। फिर एक प्रयोगात्मक विधि क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो मनोवैज्ञानिक बच्चों शोध क्या है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो मनोवैज्ञानिक सोच से तात्पर्य बच्चों उस व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसका उपयोग मानव पशुओं के व्यवहार, भावनाओं, मानसिक प्रक्रियाओं को समझने, उसकी व्याख्या करने, उसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में हम कहें, जब हम वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार क्यों करता है जैसा कि वह जो है कर रहा है, तो उसे जो है मनोवैज्ञानिक शोध जो है कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मनोवैज्ञानिक शोध की प्रमुख विधियां भी दी हुई हैं। जैसे कि पहली इसकी विधियां है प्रयोगात्मक विधि है। ठीक है, तो इसमें जो है शोधकर्ता एक चर में बदलाव करता है ताकि जो है दूसरे चर पर इसके प्रभाव को देखा जा सके। इसका उद्देश्य बच्चों कारण और जो प्रभाव संबंध जो है स्थापित करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यह जो है अध्ययन करता है कि क्या नींद की कमी छात्र की याददाश्त को प्रभावित करती है, और यहाँ जो है नींद की मात्रा को नियंत्रित कर उसके प्रभाव को मापा जाता है। दूसरा भी इसका भैया है वर्णनात्मक जो विधि है। तो इस विधि का लक्ष्य बच्चों व्यवहार का सटीक वर्णन करना है, ना कि उसके जो है कारणों की जांच करना है। तो इसमें जो है बच्चों केस स्टडी, सर्वेक्षण, प्राकृतिक अवलोकन भी इसमें जो है शामिल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किसी दुर्लभ मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार पर गहराई से जो है अध्ययन करना, जैसे कि केस स्टडी। उसके बाद है सहसंबंधी विधि है। तो यह विधि बच्चों यह जांचती है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, और यह जो है यह नहीं बताती है कि एक चर दूसरे का कारण है, बल्कि केवल उनके साथ होने की प्रवृत्ति को केवल दर्शाती है। जैसे कि क्या व्यायाम करने से मानसिक तनाव के स्तर के बीच कोई संबंध है, तो इसको दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है या फिर प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट प्रयोग जो है वह विधि है जिसमें किसी घटना, प्रक्रिया या व्यवहार को जो है नियंत्रित परिस्थितियों में जो है दोहराया जाता है ताकि उसके जो कारण है, जो परिणाम है, संबंधों का अध्ययन जो किया जा सके।
इसमें जो शोधकर्ता होता है बच्चों, ये स्वतंत्र चर मतलब जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको नियंत्रित या जो उसमें बदलाव करता है, और आश्रित जो चर हैं मतलब जो है डिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ठीक है, उस पर जो है उसके प्रभाव का जो है निरीक्षण करता है। तो इसी को हम प्रयोग करते हैं कहते हैं। अब इसकी विधि क्या है बच्चों, इसके गुण क्या है, प्रयोगात्मक विधि के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला इसकी जो विधि है बच्चों, नियंत्रण है, कंट्रोल है। तो प्रयोगात्मक विधि में शोधकर्ता सभी बाहरी कारकों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अधिक जो है जिससे जो परिणाम है अधिक जो विश्वसनीय होते हैं। उसके बाद है कारण जो है परिणाम जो है संबंध, मतलब जो है यह विधि जो है कारण परिणाम के जो है संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित करने में सहायक है। फिर है दोहराव, तो प्रयोग को जो है बार बार दोहराया जा सकता है, जिससे निष्कर्षों की पुष्टि जो होती है। फिर है सटीकता, तो प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त परिणाम अधिक सटीक और जो है वस्तुनिष्ठ क्योंकि होते हैं। अब यहाँ से इसके दोष क्या हैं बच्चों, तो कृत्रिमता, मतलब जो है प्रयोगशाला की परिस्थितियों वास्तविक जीवन से क्योंकि भिन्न होती हैं, जिससे व्यवहार में जो है अंतर जो है आ सकता है। उसके बाद है जो कि सीमितता है, मतलब जो है सभी प्रकार की घटनाओं या जो है व्यवहारों का प्रयोगात्मक अध्ययन जो है इसमें संभव नहीं होता है। फिर है नैतिक समस्याएं, जैसे कि कुछ प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माने जाते हैं, जैसे कि मानव पशुओं पर जो है हानिकारक प्रयोग। फिर है महंगे और जो है समय साध्य, मतलब जो है प्रयोगात्मक विधि में संसाधनों समय और धन की अधिक जो है आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष में हम कहे बच्चों, तो प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है, परंतु इसके कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से प्रतिदर्श क्या है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है, अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है, सहसंबंध क्या है, ये क्वेश्चन करा है, इसके प्रकारों को भी मैंने बताया है। फिर है कि सामान्य संभाव्यता वक्र क्या है, इसकी विशेषता, तो इसको हम यहाँ से करा रहे हैं बच्चों केवल, ठीक है। अब यहाँ से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको चाहे वैसे तो मैंने इसको करा दिया, लेकिन एक बार चाहे तो इसको देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बच्चों परीक्षण जो कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, व्यवहारिक गुणों का मापन जो किया जाता है। यह जो परीक्षण विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, कार्यों, गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, क्षमताओं, व्यक्तित्व के पहलुओं को समझने में जो है मदद करता है, ठीक है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग बच्चों मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण। इन जो है परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों, समस्याओं का जो है पता लगाया जाता है, जिससे उचित जो है मार्गदर्शन और जो है उपचार जो है संभव होता है। अब इसके उद्देश्य क्या है, मनोवैज्ञानिक जो कि परीक्षण के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो जैसे कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को इसमें जो है इसको समझना होता है। फिर है कि बुद्धिमत्ता का जो है मापन, तो व्यक्ति की जो है बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता का इसमें आकलन किया जाता है। फिर है कि शैक्षिक और जो व्यावसायिक मार्गदर्शन, तो व्यक्ति की रुचि और जो क्षमताओं के अनुसार उचित शिक्षा, कैरियर का जो है चयन। फिर है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता लगाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना। फिर है कि उपचार और जो है परामर्श, तो मानसिक जो है समस्याओं के उपचार परामर्श के लिए जो है सही दिशा जो है प्रदान करना। फिर है कि शोध और जो अध्ययन, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए ज्ञान सिद्धांतों के विकास के लिए डेटा का जो है एकत्र इसमें किया जाता है। तो ये सब चीज़ इसके उद्देश्य हैं। अब बच्चों यहाँ से सामान्य संभावना वक्र क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो किसी एक खास चर मतलब वेरिएबल, इस पर जो है आय प्राप्तांक के आधार पर समान रूप से वितरित जनसंख्या पर बना वक्र, जिसमें अधिकांश लोग उस चर पर औसत स्तर के तथा कुछ लोग औसत से अधिक और कुछ लोग जो है औसत से कम स्तर पर के होते हैं, इस या फिर स्तर में होते हैं। तो इस तरह के बने वक्र को हम सामान्य संभावना वक्र जो है कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, आप लोग जो है जब हाई स्कूल इंटर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो है 70 से लेकर के 80 तक जो है या फिर 90 तक, ठीक है, 70 से लेकर के जो है 80 तक ले लो, फिर 90 तक ले लो,
आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो है इतना परसेंटेज बना होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कि 90 तक जो पाए होंगे, बहुत ही कम लोगों की ये संख्या होगी। लेकिन ये जो संख्या होगी एवरेज वाली, इन लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और जो कम अंक पाए हैं, बहुत ही कम पाए हैं, तो उनकी संख्या भी कम होगी। लेकिन एक एवरेज जो संख्या रहेगी, इसमें काफ़ी लोगों की जो कि भागीदारी होती है, फिर काफ़ी लोगों की संख्या होती है। तो सामान्य जो संभावना वक्र है यही इसी को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है एक क्लास का उदाहरण हम ले, तो क्लास में अधिकांश बच्चे जो कि औसत बुद्धि मतलब जो IQ के होते हैं। कुछ बच्चे जो है विलक्षण बुद्धि के होते हैं, मतलब जो है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। मतलब कोई मान लो कोई कक्षा है, तो उसमें जो है कुछ बच्चे जो कि बहुत बुद्धिमान रहते हैं, पढ़ने में तेज रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी तेज होते हैं। और कुछ बच्चे जो है कम बुद्धि के होते हैं। तो इस तरह से जो है इसके वितरण को हम समान वितरण कहते हैं। और ऐसे वितरण पर बने घंटाकार जो वक्र को हम सामान्य संभावना वक्र जो है कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये यहाँ से जो वक्र है इसी को दर्शाता है, ठीक है। इसमें जैसे कि कुछ लोग जो कि इसमें देखो जो वक्र ये बना हुआ है, तो इसमें देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एवरेज है इसमें काफ़ी जो कि 3 से 4 लोग, इसमें 3 लोग आ रहे हैं और सभी में एक एक लोग जो कि आ रहे हैं। तो इस तरह से जो एक एवरेज होता है उसमें काफ़ी लोग जो कि भागीदारी होती है, फिर काफ़ी लोग ऐसे जो है मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, जैसे कि पूर्णतया जो है जो कि सममित। तो यह जो वक्र होता बच्चों, ठीक है, इस वक्र बीच से जो है दो बराबर भागों में जो है बांटा होता है। मतलब जो है जो पूर्णतया सममित जो वक्र होता है, ये दो जो है बराबर भागों में जो है बांटा होता है। इसका दाया और बाया हिस्सा एक दूसरे का जो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है। फिर है कि मध्यमान, माध्यिका और जो बहुलक की समानता, ठीक है। तो तीनों जो है एक ही बिंदु पर जो कि स्थित होती है इसमें। फिर एक घंटाकार जो है स्वरूप, तो यह देखने में मंदिर के जो है घंटे जैसा जो है होता है, बीच में ऊंचा और दोनों किनारे जो है नीचा होता है, जो भी मैंने आपको चित्र दिखाया। फिर है कि अनंत जो है स्पर्शी, तो वक्र की जो है दोनों भुजाएं आधार रेखा के करीब तो आती हैं लेकिन उसे कभी जो है स्पर्श नहीं करती हैं, या जो है सैद्धांतिक रूप से अनंत तक जो है फैली होती हैं। फिर एक निश्चित जो है क्षेत्रफल, तो इसमें बच्चों वक्र के नीचे का जो कुल क्षेत्रफल है 100%, ठीक है, माना जाता है। और इसमें जो है लगभग 68.26% आंकड़े के भीतर जो है आते हैं। फिर है एकल जो है बहुलकी, तो इस वक्र का केवल एक ही जो है उच्चतर शिखर जो होता है। अब यहाँ से केंद्रीय परावर्त के माप से आप क्या समझते हैं, माध्यिका जो है बहुलक के बारे में भी उल्लेख करना है। फिर है कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं बच्चों। फिर बच्चों है कि प्रक्षेपण क्या है, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय परावर्त की माप क्या है इसको समझ लीजिए। तो इससे अभिप्राय बच्चों उस माप से है जो प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। मतलब जो है कोई मान लो कोई प्राप्त है, जैसे कि 10 स्टूडेंट है, किसी का जो है 70 में से किसी ने जो कि कह सकते हो 50 अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 60 प्राप्त किए हैं, किसी ने प्राप्त जो कि फिर 50 प्राप्त किए। तो जो सबसे अधिक बार जो अंक आता है, ठीक है, आया हो, इसी को हम केंद्रीय परावर्त की माप कहते हैं। तो यहाँ से गिलफोर्ड महोदय ने भी लिखा है कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों का या व्यक्तियों के मध्यमान का घोतक है। यहाँ से वर्मा श्रीवास्तव महोदय लिखे हैं कि केंद्रीय परावर्त का अर्थ उस माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, और चल राशियों के इस जो है प्रतिनिधित्वकारी माप, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय परावर्त माप जो है कहा जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जिन सांख्यिकी विधियों द्वारा इस जो है केंद्रीय मूल की गणना की जाए तो उसे जो है केंद्रीय परावर्त जो है माप कहा जाएगा। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सांख्यिकी क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ यहाँ से समझ लीजिए। तो सांख्यिकी बच्चों एक ऐसी जो है विधा है जो संख्याओं के माध्यम से तथ्य घटनाओं का जो अध्ययन करती हैं, या जो है आंकड़ों को इकट्ठा करती है। जो आंकड़ा होता है इसको एकत्र करते हैं, कह सकते हो इकट्ठा करते हैं, उसको व्यवस्थित भी करते हैं, उसका विश्लेषण भी करते हैं, और व्याख्या करने की कला जो है विज्ञानी दोनों हैं।
इसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। और भी यहाँ से इसका अर्थ लिखा हुआ है। सांख्यिकी का बच्चों जो सामान्य अर्थ है, जैसे कि यह जो है आंकड़ों का संग्रह करती है, उसका विश्लेषण करती है, जिससे किसी विषय समस्या के बारे में सही निष्कर्ष जो है निकाले जा सकते हैं। फिर है कि सांख्यिकी का तकनीकी अर्थ, तो यह जो है वह विधि है जिसके द्वारा किसी बड़े समूह, मतलब जैसे कि जनसंख्या, इसके बारे में कुछ विशेषताओं का अध्ययन जो है करने के लिए उसके एक समूह, एक हिस्से, नमूने के जो है आंकड़े इकट्ठा कर जो है उनका विश्लेषण जो है किया जाता है। फिर है सांख्यिकी के बच्चों कार्य हैं, जैसे कि आंकड़ों का जो है संग्रह करना, इसका पहला कार्य है। आंकड़ों का वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना। फिर है कि आंकड़ों का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी करना, सब इसके कार्य हैं। संक्षेप में हम कहें बच्चों तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के माध्यम से वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने में ये मदद करता है। यह व्यापार, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अन्य क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण क्या है। तो प्रक्षेपण क्या है बच्चों? प्रक्षेपण जो है वह स्थित है जिसमें कोई व्यक्ति अनजाने में अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति पर थोपता है, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में, तो उसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने सर्वप्रथम रक्षा तंत्रों की अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें प्रक्षेपण तंत्र भी शामिल है। ये वे तरीका है जिनसे लोग आंतरिक तनाव से निपटने, उसे कम करने के लिए जो है अनुकूलन जो करते हैं। ठीक है, ऐसे कई तरीके और जो परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी भावनाएं जो है थोप सकता है, या जो है लेख प्रक्षेपण की गहन पड़ताल करता है। इसमें जो है प्रक्षेपण के उदाहरण और जो है लोगों द्वारा प्रक्षेपण करने के कारणों का जो है विश्लेषण किया गया है। ठीक है, अतः जो है इसमें उन जो तरीकों का जो चर्चा की गई है जिनके द्वारा व्यक्ति दूसरे का जो प्रक्षेपण करना बंद कर सकता है। मतलब प्रक्षेपण की परिभाषा केवल बच्चों इतनी ही है जो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रक्षेपण वह स्थित है जब कोई व्यक्ति अनजाने में अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार को किसी दूसरे व्यक्ति पर जब थोपता है, यह प्रक्षेपण कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको केवल लिखना है बस। अब यहाँ से व्यक्तित्व क्या है बच्चों, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, पर्सनालिटी के बारे में, इसके मापने की विधियाँ भी। फिर है कि मध्यमान की गणना करना बच्चों इसमें। ठीक है, चलेगा। देखो मध्यमान बच्चों जो निकाला जाता है, तो जितना आंकड़ा है अभी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सांख्यिकी में बच्चों जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो इसमें तीन चीजें हैं, तो हम तीनों के बारे में आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि उदाहरण आपका दिया हुआ है, चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाएंगे। हाँ, यहाँ से माध्य देखिएगा सबसे पहले। तो माध्य बच्चों सभी संख्याओं का योग होता है पहले, जिसे कुल संख्याओं की संख्या से जो विभाजित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक आंकड़ा दिया हुआ है 10, 20, 30। ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी। तो पदों का योग कितना है? सभी को जोड़ लो, कहोगे 60 हो जाएगा। कितने लोग हैं? पदों की संख्या कितनी कहोगे? 3 है पद, तो काट दो, 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, मतलब जो है 20। तो इसका जो माध्य निकला है कितना निकला है कहोगे? 20। तो इसका माध्य। अब बच्चों माध्यिका क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। तो माध्यिका बच्चों आंकड़ों के अवरोही मतलब जो है बढ़ते या जो है अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बिल्कुल बीच वाली जो संख्या होती है, ठीक है, बिल्कुल बीच वाली, जैसे कि ये जो संख्या लिखी हुई बच्चे इसको देखो ध्यान से, तो 1, 3, 5, 7 और 9, तो बीच में क्या है बच्चों? बीच में जो है 5 है, तो ये क्या है? माध्यिका है इसकी। ये क्या है बच्चों? इसकी माध्यिका है। ये तो विषम संख्या के लिए हो गया। मान लो हो सकता है जो कि दो संख्या भी बीच में हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1, 3, 5, 7, फिर आपका 9, फिर आपका 11। तो इसमें तब देखो ध्यान से, तो इसमें तो दो संख्या बीच में आ रही हैं। तो इसका आप क्या करोगे भैया? इसके माध्यिका कैसे निकालोगे? तो आपको भैया इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, तो 7, 5 कितना हो जाएगा? कहोगे 12 हो जाएगा।
7 5 12 हो जाएगा, तो 12 जो कि दोनों संख्या दो से अब इसका भाग दे दोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा, 6 इसकी जो है माध्यिका निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों बहुलक क्या है, बहुलक को भी समझ लीजिए। तो बहुलक जो है वह मान होता है जो दी गई जो है श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। बहुलक मतलब जो अधिक बार आता है किसी श्रृंखला में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 2 4 4 फिर 5 5 फिर 7 8, तो इसमें 4 बच्चों जो है 3 बार आया है। देखो, तो यही इसका बहुलक है, जो अधिक बार आया है किसी श्रेणी में दी हुई संख्या में, वही उसका बहुलक है। अब यहाँ से बच्चों शील गुण जो है सिद्धांत क्या है, इसको समझ लीजिए। तो व्यक्तित्व का जो है वह ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि व्यक्तित्व स्थिर और मापने योग्य व्यवहार, विचारों, भावनाओं मतलब जो शील गुणों का एक सेट है। यह सिद्धांत बताता है कि लोग ईमानदार, मिलनसार या जो है शांत कैसे विशिष्ट लक्षणों द्वारा भिन्न होते हैं जो लंबे समय तक जो है अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब जो है शील गुण जो सिद्धांत बच्चों, इसमें जो है लोग जैसे कि ईमानदार होते हैं, कुछ कुछ मिलनसार होते हैं, कुछ शांत होते हैं। तो ये जो लक्षण हैं जो कि विशिष्ट होते हैं और सभी में भिन्न भिन्न होते हैं, तो जो लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं, क्योंकि जैसे कि जो व्यक्ति ईमानदार है तो इतनी जल्दी बेईमान नहीं होगा, कुछ लंबे समय तक उसकी एबिलिटी रहेगी। तो यही शील गुण जो है सिद्धांत है बच्चों। अब शील गुण सिद्धांत और भी इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, जो कि आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसको 3 भागों में बच्चों या फिर प्रकारों में इसको बांटा गया है। पहला है जो कि कार्डिनर, मतलब जो है अत्यधिक जो है प्रभावशाली, जैसे कि महात्मा गांधी जो कि इन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना था, तो कभी भी जो है हिंसा अपने लाइफ में नहीं चाहे थे। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय, मतलब जो सामान्य लक्षण, जैसे कि ईमानदार और जो मिलनसार होना। फिर है द्वितीयक, मतलब जो परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि सार्वजनिक जो है बोलने में जो है घबराहट। ठीक है, फिर है कैटल का जो है 16, जो कि शील गुण सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, जो कि रेमंड कैटल ने 16 मूल शील गुणों की जो है पहचान की जो व्यवहार की जो है नींव है। उसके बाद है जो कि बिग 5 मॉडल है, या जो है सबसे आधुनिक जो है या फिर सबसे जो है ये मान्य मॉडल है जिसमें 5 आयाम है। पहला है खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, फिर है बाहिर्मुखता, फिर है कि मिलनसारिता, तंत्रिका विकृति, ये सब। तो एग्जाम्पल में हम कहे बच्चों, तो यदि किसी व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठा जो है कहा जाता है तो शील गुण सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति समय का पाबंद, अनुशासित और अपने काम के प्रति जिम्मेदार होगा, और यह जो है गुण उसके घर, ऑफिस, सामाजिक जीवन में लगातार जो है दिखाई देगा, ना कि केवल किसी जो है एक परिस्थिति में। मतलब जो शील गुण सिद्धांत क्या है बच्चों, जैसे कि कोई जो है ईमानदार व्यक्ति है तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर ईमानदार रहेगा, हर एक स्थान पर, चाहे घर पर जाए या फिर ऑफिस में जाए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ समय तक, जो कि या फिर ऐसे कह सकते हो जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह जो कि अहिंसा के पुजारी थे, तो वे कभी जो कि हिंसा किए ही नहीं। तो शील गुण सिद्धांत का मतलब यही है कि व्यक्ति में कुछ ऐसी एबिलिटीज होती है जो लंबे समय तक बनी रहती हैं, इसी को हम शील गुण सिद्धांत कहते हैं। तो इतनी सी परिभाषा बच्चों आपको लिखना है, ये एग्जाम्पल आपको चिपका देना है, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन आपके जो कि बहुत ही रिपीटेड आपके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो सभी मैंने करा दिए हैं। इसी को देख के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इसी प्रकार की मैंने सारी क्लासें करा रखी हैं, आप जाकर के हमारे चैनल पर सारी की सारी क्लास आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।